लोग मुझे पूछते हैं कि व्हाइट हाउस में रहना कैसा लगता है। मैं कभी कभी कहती हूँ कि ये एक फैंसी होटल में रहने जैसा है। एक ऐसा फैंसी होटल जिसमें दूसरे मेहमान नहीं होते, सिर्फ आप और आपका परिवार। हर जगह ताजे फूल होते हैं जो लगभग हर दिन लाए जाते हैं। यह इमारत थोड़ी पुरानी और डराने वाली लगती है। यहाँ की दीवारें बहुत मोटी है और फर्श के तख्ते इतने सख्त कि घर में होने वाली आवाज को तुरंत सोख लेती है। खिड़कियां बड़ी और लंबी है और उन पर बम को रोकने वाले कांच भी लगे हैं। हर वक्त सुरक्षा कारणों से उन्हें बंद रखा जाता है, जो आगे जाकर एक तरह का ठहराव पैदा करता है। इस जगह को बिना किसी गंदगी के साफ रखा जाता है। द्वारपालों, रसोइयों, सफाई कर्मचारियों और फूल वाले, बिजली मिस्त्री, पोताई वाले, प्लम्बर सभी बड़े ही आराम और शांति से आना जाना करते हैं और अपनी उपस्थिति को महसूस नहीं कराते। तब तक इंतजार करते हैं जब तक आप सोने के पहले कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे से बाहर नहीं चले जाते या आपके पलंग के बगल में रखे हुए गुलदान में ताज़ा फूल लगा जाते हैं। सभी कमरे बड़े हैं, यहाँ तक कि बाथरूम और अलमारियाँ भी इतनी बड़ी बनाई गई है कि मैंने आज तक उतनी बड़ी कभी नहीं देखी थी। बराक और मैं ये सोचकर आश्चर्य में थे कि इस जगह को घर जैसा बनाने में हमें हर कमरे से कितने फर्नीचर बाहर निकालने होंगे। हमारे सोने के कमरे में बस एक बड़े आकार का बिस्तर भी नहीं था। हमारे सिर के ऊपर 4 बहुत ही सुंदर कसीदे के साथ गेहुआ रंग के कपड़े के बने झालर भी लगाए हुए थे। बल्कि आग जलाने की जगह और बैठने के लिए कमरा भी था, जिसमें एक सोफा, कॉफी टेबल और कुछ गद्दे वाली कुर्सियां भी थी। उस घर में रहने वाले हम 5 लोगों के लिए 5 बाथरूम थे और उसके साथ ही 10 अतिरिक्त बाथरूम भी। मेरे पास सिर्फ एक अलमारी ही नहीं थी, बल्कि उसे सटे एक बड़ा सा पूरा कमरा था। वही कमरा जहां से लॉरा बुश ने मुझे गार्डन का दृश्य दिखाया था। समय के साथ वह मेरा दफ्तर बन गया, एक ऐसी जगह जहां मैं टी शर्ट और पजामा पहनकर सभी की नजरों से दूर शांति से बैठकर पढ़ सकती थी, काम कर सकती थी या टीवी देख सकती थी। मैं समझती थी कि हम कितने भाग्यशाली थे कि इस तरह से जी रहे थे। उस घर का मुख्य सूट यूक्लिड वाले हमारे अपार्टमेंट के ऊपरी तल से भी बड़ा था, जहां मैं बड़ी हुई थी और जिसे मैंने अपने परिवार वालों के साथ साझा किया था। यहाँ मेरे बाथरूम के दरवाजे के बाहर मोनेट की तस्वीर लगी हुई थी और हमारे डाइनिंग रूम में ब्रॉन्ज टका का ढांचा। मैं साउथ साइड की बच्ची थी और उन बेटियों को बड़ा कर रही थी जो सबसे महंगे सज्जाकारों द्वारा बनाए गए कमरों में सो रही थी और जो अपने रसोइये से अपने पसंद का नाश्ता बनाने का आदेश दे सकती थी। इस तरह के विचार मेरे मन में कभी कभी आते थे और इससे कि मेरा सर चकराने लगता था। अपने तरीके से मैंने उस जगह के नियमों को थोड़ा हल्का करने की कोशिश की। सफाई कर्मचारियों से मैंने साफ साफ कह दिया था कि शिकागो की तरह ही यहाँ पे मेरी बेटियां हर सुबह अपना बिस्तर खुद ही ठीक करेगी। मैंने मालिया और साशा को भी निर्देश दे दिए थे कि वे वैसे ही रहेंगी जैसे आज तक रहती आई थी, विनम्र और विनीत, और जरूरत से ज्यादा कभी नहीं मांगना या ऐसी चीज ही मांगना जो खुद नहीं ले सकते। लेकिन मेरे लिए भी वह उतना ही महत्वपूर्ण था कि हमारी बेटियों उस जगह के कुछ अंतर्निहित और औपचारिकताओं से मुक्त महसूस करें। हाँ, तुम लोग हॉल में अपनी गेंद फेंक सकती हो, मैंने उन्हें कहा। हाँ, नाश्ता ढूंढने के लिए तुम रसोई में छानबीन कर सकती हो। मैंने इन बातों को सुनिश्चित किया कि उन्हें बाहर जाने और खेलने के लिए अनुमति की जरूरत ना पड़े। बर्फ गिरने वाले एक दोपहर जब मैं खिड़की से उन दोनों को देखा तो मुझे यह देखकर दुख हुआ कि वे साउथ लॉन के ढलान पर प्लास्टिक के ट्रे के साथ चढ़ाई कर रही थी जो उन्होंने रसोई के कर्मचारियों से मिला था। सच यही था कि इन सब में मेरी बेटियां और मेरे सहायक खिलाड़ी थे। बराक द्वारा जुटाए गए विभिन्न सुखों के उपभोगी महत्वपूर्ण था क्योंकि हमारी खुशियां उनकी खुशियों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कारण से सुरक्षित थी। वह यह कि हमारी सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता था और यह उन्हें स्पष्ट सोच और देश को चलाने की उनकी योग्यता को भी प्रभावित करता था। कोई यह कह सकता था कि व्हाइट हाउस के एक इंसान के स्वस्थ, कौशल और संपूर्ण शक्ति पर चलता है और वह है राष्ट्रपति। बराक अब ऐसे लोगों से घिरे हुए थे
जिनका काम उन्हें एक नायाब रत्न से ऊपर देखना था। कभी कभी यह किसी पुराने समय के वापस लौट आने जैसा लगता था, जब एक घर पूरी तरह से एक आदमी की जरूरतों के हिसाब से घूमता था। और यह बिल्कुल विपरीत था जो मैं सोचती थी कि हमारी बेटियां इसे भी सामान्य समझें। बराक भी इस आवभगत से थोड़े असहज थे। हालांकि उस पूरे तामझाम पर उनका थोड़ा बहुत नियंत्रण था। उनके पास अब उनकी मेल को बढ़ाने के लिए और उनका जवाब देने के लिए 50 कर्मचारी थे। जरूरत पड़ने पर अगर वह कहीं जाना चाहते तो उनके पास उड़ने के लिए एक तैयार हेलीकॉप्टर था। 6 लोगों का एक समूह जो मोटी मोटी किताबों की रिपोर्ट तैयार करता था, ताकि वे मुद्दे को लेकर सामयिक रहे और शिक्षित निर्णय ले सके। उनके पास रसोइये की एक टीम थी जो उनके आहार का ध्यान रखती थी। अनाज खरीदने वाले कुछ लोग भी थे जो विभिन्न अनाम दुकानों से अपनी पहचान और किसके लिए खरीदा जा सके इन सब बातों को छुपाकर रसद चुनने और लाने का काम करते थे, ताकि हमें किसी भी तरह से रसद समस्या से नुकसान नहीं पहुंचे। यहाँ तक मैं जानती हूँ, बराक को खरीदारी, खाना पकाने और घर के किसी तरह के सजावट में कोई दिलचस्पी नहीं रही। वह उन लोगों में से नहीं है जो अपने बेसमेंट में मशीनें रखते हैं या रिसोते या झालर वाले बाड़े बनाकर अपने काम के तनाव से मुक्त होते हैं। उनके लिए सभी प्रकार के एहसास और चिंताओं को खत्म करने में ही खुशी देता था, क्योंकि इससे उनका दिमाग खाली हो जाता था। इससे उन्हें बड़ी चिंताओं से मुक्त होकर यूं ही घूमने की आजादी मिलती थी, जो वहाँ उस घर में बहुत ज्यादा थी। मेरे लिए सबसे बड़ा आश्चर्य यह था कि अब उनके पास 3 निजी मिलिट्री सेवक थे, जिनके काम में उनके कपड़ों की अलमारी की देखभाल करना, यह सुनिश्चित करना कि उनके जूते चमक रहे हैं, उनकी कमीज इस्त्री की हुई हो और जिम के कपड़े हमेशा धुले और तैयार हो, आदि काम शामिल थे। व्हाइट हाउस का जीवन किसी भी दूसरे जीवन से बहुत भिन्न था। क्या तुमने देखा है कि अब मैं कितना साफ सुथरा और सजा धजा रहता हूँ? बराक ने खुशी भरी नजरों से मुझे कहा, जब एक दिन हम सुबह नाश्ते पर बैठे थे। क्या तुमने मेरी अलमारी देखी है? मैंने देखी है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और इसके लिए तुम्हें किसी तरह का श्रेय नहीं दिया जाएगा। बराक ने अपने पहले महीने में लिली लेडबेटर फेयर एक्ट पे हस्ताक्षर किए, जिसके तहत कर्मचारियों को लिंग, प्रजाति या उम्र जैसे कारकों के आधार पर भेदभाव से बचाया जा सकता था। उन्होंने पूछताछ के दौरान प्रताड़नाओं को खत्म करने का आदेश दिया और 1 साल के अंदर गुआंतनामो की खाड़ी की कैद और पूछताछ के प्रताड़ना पर रोक लगाने की कोशिश शुरू कर दी, जो अंततः सफल रही। उन्होंने प्रचारकों के साथ व्हाइट हाउस के कर्मचारियों की बातचीत को नियंत्रित करने वाले नैतिक नियमों का कायापलट कर दिया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उन्होंने बड़े आर्थिक प्रावधानों को कांग्रेस में पास करवाया। हालांकि किसी एक हाउस रिपब्लिक ने उनके पक्ष में मतदान नहीं किया था। जहां मैं बैठी वहां से ऐसा लगता था कि वह किसी ढुलकने वाली चीज पर है। जिन भी बदलाव का वादा उन्होंने किया था वे वास्तविक हो रहे थे, और एक अतिरिक्त बोनस के रूप में वह रात के खाने पर समय पर आ जाते थे। मैं और हमारे बच्चों के लिए ये सब चौंकाने वाला था, और यह खूबसूरत बदलाव हमारे जीवन में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ व्हाइट हाउस में रहने से आया था, जो शिकागो में उस पिता के साथ रहने से ठीक उल्टा था, जो सीनेट के रूप में वे घर से कई दूर काम करते थे और अक्सर ही मुख्यालय के लिए अभियानों में व्यस्त रहता था। लंबे दिन के अंत में हमें पिता का साथ मिलता था। उनका जीवन अब और अधिक व्यवस्थित हो गया था। वे बहुत अधिक देर तक काम करते थे, जैसा कि वे हमेशा करते आ रहे थे, लेकिन शाम को ठीक 6:30 बजे परिवार के साथ खाना खाने के लिए लिफ्ट के सामने होते थे। हालांकि उन्होंने अक्सर ही तुरंत ओवल ऑफिस में जाना पड़ता था। मेरी माँ कभी कभी रात के खाने पर हमारा साथ देती थी। हालांकि उन्होंने अपनी एक दिनचर्या बना ली थी। वे नीचे उतरकर मालिया और साशा के साथ स्कूल जाने से पहले हमें हेलो कहती थी, लेकिन शाम को अक्सर हमें अकेला छोड़ देती थी और ऊपर अपने कमरे के बगल में बने धूप घड़ी के सामने बैठकर रात का खाना खाती थी, और उस समय खतरे की घंटी बजती रहती थी। हालांकि हम उन्हें रुकने के लिए कहते थे, लेकिन वह अक्सर ही हाथ हिलाकर चली जाती थी।
वे कहती थी कि तुम सबको अपने समय की जरूरत है। व्हाइट हाउस से पहले कुछ महीनों तक मुझे ऐसा लग रहा था कि हर चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। शुरुआती अनुभव में एक अनुभव यह था कि यहाँ रहने के लिए महंगा हो सकता है। एक तरफ हम बिना किराए के घर में रह रहे थे और हमारे रहने और कर्मचारियों का खर्च सरकार दे रही थी। उसके अतिरिक्त बाकी खर्च हम स्वयं करते थे, जिसके कारण ऐसा लग रहा था कि हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, विशेष रूप से जब हम हर चीज महंगे होटल स्तर पर इस्तेमाल कर रहे थे। खाने के प्रत्येक चीज और टॉयलेट पेपर के रोल के लिए हमें बिल दिया जाता था। हमने हर उस मेहमान के लिए पैसा चुकाया था जो वहाँ एक रात के लिए रहने आते थे या जिन्होंने हमारे साथ खाना खाया। और निचले स्तर के रसोई कर्मचारियों के प्रति मुझे ज्यादा सावधान रहना पड़ता था कि वे खाने में क्या परोस रहे हैं, क्योंकि उनमें राष्ट्रपति को खुश करने की बहुत गहरी उत्सुकता थी। जब बराक ने यूं ही कह दिया था कि सुबह के नाश्ते में मुझे अनोखे फल और रात के खाने में सुशी उन्हें पसंद है, तो रसोई कर्मचारियों ने इसे लिख लिया और अक्सर ही खाने में परोसने लगे। बाद में जब हमने बिल की जांच की तो हमें पता चला कि कुछ चीजें विदेश से बड़ी कीमतों पर मंगाई जा रही थी। शुरुआत के उन महीनों में मैं ज्यादा ध्यान मालिया और शाशा के प्रति था। मैंने उनकी मनोदशा पर अपनी नजर रखी, दूसरे बच्चों से उनकी बातचीत और उनकी भावनाओं को लेकर उनसे सवाल किया। हर बार जब वे नए दोस्त बनाने के बारे में बताते तो मैं यह कहने की कोशिश करती थी कि जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया न दूं। हालांकि मैं अंदर से खुश होती थी। अब तक मुझे ये समझ में आ गया था कि व्हाइट हाउस में बच्चे के खेलने के लिए तारीखों को तय करने का कोई सीधा तरीका नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हमने एक व्यवस्था तैयार कर ली थी। मुझे एक निजी ब्लैकबेरी इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी, लेकिन मुझे यह सलाह भी दी गई थी कि मैं अपने 10 सबसे खास दोस्तों से बात करूं। वे लोग जो बिना किसी उद्देश्य के मुझे प्यार करते थे और मुझे सहारा देते थे। मेरी ज्यादातर बातें मलिसा के माध्यम से होती थी, जो मेरे कर्मचारियों की उप प्रमुख थी और मेरे जीवन की रूपरेखा किसी भी दूसरे व्यक्ति से ज्यादा जानती थी। उन्होंने मेरे सभी भाई बहनों और कॉलेज में मेरे दोस्तों का लेखा जोखा रखा। हमने लोगों को मेरे बदले उनका नंबर और ईमेल दे दिया था ताकि सभी प्रकार के निवेदन उनके पास ही पहुंचे। समस्या यह थी कि अचानक से बहुत दूर के रिश्तेदार और दोस्त न जाने कहां से आ गए और उनके पास अगिनत सवाल थे। क्या बराक किसी के ग्रेजुएशन समारोह में भाषण दे सकते हैं? क्या हम उन पार्टी में यह पैसा जुटाने वालों के कार्यक्रम में आ सकते हैं? इनमें से कई बहुत अच्छे दिलवाले थे, लेकिन एक बार यह सब संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। हमारे बच्चियों के हर दिन के जीवन और उनके खाने पाने की मदद के लिए मैं एक अक्सर युवा कर्मचारी पर भरोसा करती थी। सिडवेल के शिक्षकों और प्रशासन से मेरी टीम पहले ही मिल चुकी थी और उन्होंने स्कूल के महत्वपूर्ण तिथियों, मीडिया के पूछताछ की प्रक्रिया का लेखा जोखा लिख लिया था और शिक्षकों द्वारा क्लासरूम में राजनीति या उस दिन की खबर के बारे में किसी किए गए प्रबंध को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब भी दे दिया था। जैसे ही बच्चों ने स्कूल के बाहर सामाजिक योजना बनाने का काम शुरू कर दिया, मेरी निजी सहायक संपर्क केंद्र बन गई। वे दूसरे अभिभावकों के फोन नंबर, पिकनिक वाले दिन ले जाने और छोड़ने की व्यवस्था आदि की सूचनाएं एकत्रित करती थी, जैसा कि मैं हमेशा ही शिकागो में करती थी। यहाँ भी मेरी बच्चियों ने नए दोस्तों के अभिभावकों के बारे में जानने की कोशिश की और कुछ माओं को दोपहर के खाने पर आमंत्रित करने और कुछ माओं को स्कूल के योजना के दौरान अपना परिचय दिया। बेशक ये मुलाकातें अजीब हो सकती थी। मैं जानती थी कि ये नए परिचित मेरे और बराक के बारे में जो कुछ भी जानते थे उसे बदलने में 1 मिनट लगता। मेरे बारे में वे जो भी सोचते थे उन्हें वह टीवी और खबरों से पता चलता था और अगर संभव होता तो वे सिर्फ मुझे मालिया और शाशा की माँ के रूप में देखते। लोगों को यह बताना अजीब था कि इससे पहले छोटी सी जूलिया के जन्मदिन की पार्टी में शाशा आती, उससे पहले गुप्त सेवा वालों ने उस जगह की सुरक्षा जांच करनी पड़ेगी। अपने बच्चों को हमारे यहाँ खेलने लाने वाले किसी भी माता पिता या देखभाल करने से सामाजिक सुरक्षा संख्या की आवश्यकता को बताना बहुत अजीब था। यह सब अजीब था लेकिन जरूरी था।
मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि किसी भी एक नए आदमी से मिलने के लिए मुझे एक अजीब सी रेखा को पार करनी पड़ेगी। लेकिन इस बात की राहत थी कि साशा और मालिया के लिए यह सब कुछ अलग था, जो कि डिप्लोमेटिक रिसेप्शन रूम या जिसे हम डीप रूम कहने लगे थे से उतरकर अपने दोस्तों का अभिवादन करती थी। उनके हाथ पकड़कर हिलहिलाते हुए उन्हें अंदर लेकर आना। बच्चे प्रसिद्धि की परवाह करते थे, लेकिन यह सब कुछ ही मिनट के लिए रहता। उसके बाद वे सिर्फ मस्ती करना चाहते थे। मुझे शुरुआत में यह समझ में आ गया था कि मुझे अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर हर साल फरवरी में होने वाले इस रूम में गवर्नर के साथ ब्लॉक टाई उत्सव सहित कई तरह के पारंपरिक उत्सव की श्रृंखला की तैयारी करनी थी। वैसे ही तैयारियां वार्षिक ईस्टर एग रोल परिवार के घर के बाहर उत्सव के लिए भी करना पड़ता था, जिसका चलन 1878 में शुरू हुआ था, जिसमें हजारों लोग शामिल होते थे। बसंत के दौरान कांग्रेस और सीनेट के सदस्यों के जीवन साथियों के सम्मान में रखे जाने वाले दोपहर के खाने में भी शामिल होती थी। लगभग वैसा ही जैसा मैंने लॉरा बुश को स्थिर और मुस्कुराते हुए प्रत्येक मेहमान के साथ तस्वीर खिंचवाते देखा था। मेरे लिए ये सामाजिक आयोजन एक भटकाव था। मुझे आशा थी कि मैं और ज्यादा प्रभावशाली काम कर सकती थी। मेरे लिए इन सामाजिक घटनाओं ने मुझे जो उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा विचलित करने वाले हो जाते थे। लेकिन मैंने यह भी सोचना शुरू कर दिया था कि किसी तरह मैं कुछ नए तरीके इनमें शामिल कर सकती हूँ, या कम से कम मैं उनमें से कुछ आधुनिकीकरण तो कर ही सकती हूँ, ताकि परंपरा की दीवार को थोड़ा ही सही झुकाया जाए। मैं यह सोच रही थी कि व्हाइट हाउस में हमारा जीवन सबसे स्थापित इतिहास और परंपराओं को खोजे बिना आगे बढ़ सकता था। समय के साथ बराक और मैंने इस दिशा में कदम उठाने की शुरुआत की। मसलन अफ्रीकी अमेरिकी कलाकारों की अमूर्त कलाएं और उनके द्वारा वहां टांगना। उदाहरण के लिए प्राचीन फर्नीचरों के साथ समकालीन फर्नीचर भी रखना। ओवल ऑफिस में बराक के ब्रिस्टन चर्चिल की प्रतिमा को हटाकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की प्रतिमा लगवा दी, और हमने व्हाइट हाउस में बैरो को खाकी और गोल्फ वाली कमीज का विकल्प के साथ ऐसे दिन जब सामाजिक आयोजन न हो उनको अनौपचारिक कपड़े पहनने का विकल्प भी दे दिया। बराक और मैं दोनों जानते थे कि व्हाइट हाउस के लोकतांत्रिकरण के लिए हम लोग अच्छा काम करना चाहते थे, ताकि इस जगह को कम अभिजात्य बनाकर खुले माहौल वाला बना सके। हम जब भी किसी तरह का आयोजन करते, मैं चाहती थी कि हर दिन काम करने वाले लोग भी शामिल हो, न कि बस काले सफेद कपड़े पहने लोग। और मैं चाहती थी कि बहुत ज्यादा बच्चे शामिल हों, क्योंकि बच्चे हर चीज को बेहतर बना देते हैं। मैंने उम्मीद की कि मैं ईस्टर एग रोल के दिन आयोजन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकूं। मैं शहर के स्कूल के बच्चों और मिलिट्री के परिवार के कई सत्र जोड़ना चाहती थी, जहां उन्हें कांग्रेस के सदस्यों और अन्य मुख्य अतिथि के बच्चों और पोते पोतियों के साथ शामिल होने की गारंटी मिले। और अंत में अगर मैं जाकर सीनेट के सदस्यों की पत्नी के साथ बैठ सकती और खाना खा सकती थी, तो क्या मैं उन्हें समुदाय की सेवाओं से जुड़े अभियान के शहर के बारे में मिलने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती थी? मैं जानती थी कि मेरे लिए क्या मायने रखता था। मैं किस तरह की सजावट की वस्तु नहीं बनना चाहती थी जो पार्टी में जाकर फीते काटे। मैं ऐसी चीज बनना चाहती थी जिसका उद्देश्य हो और जो लंबे समय तक चलने वाला हो। मैंने निर्णय ले लिया था और मेरी पहली कोशिश बगीचा होगा। मैं कभी भी बागबान नहीं थी, अपने जीवन में कभी भी नहीं, लेकिन सैम कॉस और हमारे परिवार की कोशिशों का शुक्रिया कि हम बेहतर खाना खाते थे। मुझे मालूम था कि स्ट्रॉबेरी जून में सबसे ज्यादा रसीले होते हैं, और यह कि गहरे रंग वाले लेट्यूस के पत्ते ज्यादा पोषण वाले होते हैं, और यह भी कि ओवन में केले के चिप्स बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। मैंने अपने बेटियों को बसंती मटर के सलाद और पत्ता गोभी, मैक और चीज खाते देखा, और मैं समझ गई थी कि अभी से हाल तक खाने के बारे में हम जो भी जानते थे उसमें से ज्यादातर चीजें खाद्य उद्योग के बक्से में बंद, जमे हुए या किसी अन्य तरीके से सुविधा के लिए तैयार किए गए खाने के प्रचार अभियान के माध्यम से था। चाहे वह टीवी पर दिखाए गए विज्ञापन, गीतों के माध्यम से हो या दुकानों के माध्यम से चालाकी से पैक किए गए डिब्बों से, जिनका उद्देश्य माता पिता को परेशान करना हो। ताजे गाजर का कड़क टुकड़ा
या खेतों से तुरंत तोड़े गए टमाटर की मिठास। व्हाइट हाउस में बगीचा लगाना इस समस्या के प्रति मेरी प्रतिक्रिया थी और मुझे उम्मीद थी कि यह किसी बड़े काम की शुरुआत का प्रतीक था। बराक का प्रशासन अपना पूरा ध्यान सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को बेहतर करने में था और मेरे लिए यह बगीचा स्वास्थ्य जीवन के लिए एक समानांतर संदेश देने का तरीका था। मैंने इसे एक शुरुआती परीक्षण के रूप में देखा था, एक कोशिश के रूप में जो मुझे प्रथम महिला के रूप में पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय लेने में मदद कर सकता था। इस नए काम में खुद को स्थापित करने का एक सही रास्ता मैंने इसकी कल्पना के बाहर खुले होने वाली कक्षा के रूप में ही की थी, एक ऐसी जगह जहाँ बच्चे आकर खाद्य पदार्थ उगाने के बारे में सतह पर। यह बगीचा बहुत ही मौलिक और अराजनीतिक लग रहा था, हाथ में कुदाल लिए एक महिला द्वारा लिया गया, नुकसान न देखने वाला और मासूम उपक्रम। बराक के वेस्ट किंग के सलाहकार जो लगातार दृश्य को लेकर चिंतित थे और उन्हें इस बात की चिंता थी कि जनता में यह सब किस तरह दिखाई देगा। लेकिन यहाँ इन सब बातों के अलावा बहुत कुछ था। मैंने यह विचार किया था कि बगीचे में हमारे द्वारा किए गए कामों का प्रयोग हम सार्वजनिक रूप से पोषण के बारे में बातचीत करने के लिए करेंगे, विशेष रूप से स्कूलों और अभिभावकों के बीच, जो सैद्धांतिक रूप से खाद्य पदार्थों की उपज, वर्गीकरण और उसके बाजारीकरण की बातचीत को बढ़ावा देगा, और साथ ही उन तरीकों पर भी जो आम जनता के स्वास्थ्य को प्रभावित करते थे। और व्हाइट हाउस के उस विषय के बारे में बातचीत करना। मैंने भोज्य और पेय पदार्थ उद्योगों के अंदर चल रहे विशालकाय संयोग और दशकों से उन द्वारा किए जाने वाले व्यापार के तरीकों को भी एक बड़ी चुनौती दी। सच यह था कि मैं वास्तव में नहीं जानती थी कि यह सब किस तरह पूरा होगा, लेकिन जैसे कि मैंने सैम को व्हाइट हाउस के कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया था, उसे निर्देशित कर दिया था कि बगीचे के निर्माण के लिए कदम उठाने की शुरुआत कर दी जाए। मैं जानती थी, मैं इसके लिए तैयार थी। पहले कुछ महीनों में मेरा आशावाद प्राथमिक रूप से सिर्फ एक चीज से संतुलित हुआ था, और वह चीज थी राजनीति। अब हम वॉशिंगटन में रहते थे, लाल बनाम नीले संचालक शक्ति के बहुत करीब से, जिसे मैंने वर्षों तक नजरअंदाज करने की कोशिश की थी, तब भी जब बराक ने उसके अंदर काम करने का चुनाव कर लिया था। अब जब वे राष्ट्रपति थे, ये शक्ति उनके हर दिन को शासित करती थी। कुछ सप्ताह पहले उद्घाटन के पूर्व रूढ़िवादी रेडियो होस्ट रश लिम्बॉर्ग ने साफ साफ यह घोषणा कर दी थी कि मैं आशा करती हूँ कि ओबामा असफल रहे। मैंने निराशा के साथ यह देखा था कि कांग्रेस में रिपब्लिक लोगों ने सूट को माना, आर्थिक संकट को रोकने के लिए बराक की हर कोशिश से लड़ना, ऐसे कदमों को अस्वीकार करना जिसमें करों को कम कर दिया जा सकता था या नौकरियों को बचाया जा सकता था या लाखों नई नौकरियों को तैयार किया जा सकता था। कुछ संकेतों के अनुसार जिस दिन उन्होंने दफ्तर जाना शुरू किया, बराक की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से ध्वस्त हो रही थी जितनी कि व्यापक महामंदी की स्थिति आ जाती। उस अकेले जनवरी के महीने में लगभग 7,50,000 नौकरियां खत्म हुई थी, और जहां बराक ने इस विचार पर अभियान चलाया था कि दलों के बीच सम्मति को बनाना संभव है, यह कि विभाजित होने की तुलना में अमेरिका लोग दिलों से ज्यादा एकजुट हैं, वहीं रिपब्लिक पार्टी जानबूझकर यह कोशिश कर रही थी कि इस राष्ट्रीय आपातकाल के समय उन्हें गलत साबित कर दिया जाए। 24 फरवरी की शाम जब बराक कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित कर रहे थे, उस समय यह बात मेरे दिमाग में थी। इस आयोजन का अर्थ किसी भी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के लिए स्टेट ऑफ द यूनियन के स्थानापन्न जैसा था, आगामी वर्षों के उद्देश्यों को रेखांकित करने का एक मौका, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मंत्रालय के सदस्यों और मिलिट्री के प्रमुखों और वर्तमान के कांग्रेस सदस्यों के प्रतिनिधियों के सामने कहा जाता है। ये बहुत अधिक तमाशे वाली एक परंपरा है जिसमें कानून बनाने वाले नाटकीय तरीके से या तो बार बार खड़े होकर अपने पैरों पर ही कूदते हैं या शांत और स्थिर बैठे हुए मुद्रा में राष्ट्रपति के विचार से सहमत होते हैं या उन्हें अस्वीकार करते हैं। उस शाम को बालकनी में एक 14 साल के बच्चे, जिसने अपने राष्ट्रपति को एक हार्दिक चिट्ठी लिखी थी और इराक युद्ध की एक महान योद्धा के बीच में बैठी थी। हम सभी मेरे पति के आने का इंतजार कर रहे थे।
जहाँ मैं बैठी थी वहाँ में से नीचे से अधिकतर कमरों को मैं देख सकती थी। यह असामान्य था। हमारे देश के नेताओं की पैनी नजरें, गहरे रंग के सूट पहने हुए श्वेत और मर्दों का हुजूम, अनेकता की उपस्थिति चमक रही थी। ईमानदारी से कहा जाए तो शर्मनाक था एक आधुनिक बहुसांस्कृतिक देश के लिए। यह रिपब्लिक सदस्यों के बीच सबसे ज्यादा नाटकीय था। उस समय कांग्रेस में केवल 7 अश्वेत रिपब्लिक सदस्य थे। उसमें से कोई भी अफ्रीकी अमेरिकी नहीं था, सिर्फ एक महिला थी। कुल मिलाकर कांग्रेस के 5 सदस्यों में से 4 पुरुष थे। कुछ मिनट बाद गरज के साथ वहां तमाशा शुरू हुआ। हाथों की थपथपाहट और सैनिकों की पुकार शुरू हो गई। भीड़ खड़ी हो गई। जैसे ही निर्वाचित नेता मंच पर अपनी जगह पर आकर खड़े हुए, वहां मौजूद भीड़ 5 से भी ज्यादा मिनट तक तालियां बजाती रही। उस तूफान के बीच में सुरक्षा कर्मियों से घिरे हुए और पीछे चलते हुए एक फोटोग्राफर के आगे बाराक थे, हाथ मिलाते हुए और मुस्कुराते हुए उस कमरे से होकर मंच पर जाने के लिए धीरे धीरे अपना रास्ता बनाते हुए। टीवी पर मैंने यह अनुष्ठान कई बार देखा, दूसरे समय में दूसरे राष्ट्रपतियों के साथ देखा था, लेकिन अपने पति को वहां भीड़ के बीच देखने अचानक सब कुछ वास्तविक हो गया। और यह तथ्य कि कुछ भी करने के लिए उन्हें कांग्रेस के आधे से भी अधिक सदस्यों के साथ को जीतने की जरूरत है। उस रात बाराक द्वारा दिया गया भाषण बहुत ही विस्तार में और शांतचित वाला था। इस भाषण में उन्होंने अर्थव्यवस्था की विकट स्थिति, चल रहे युद्ध, आतंकी हमलों का डर और बहुत सारे अमेरिकी लोगों के बारे में जो यह महसूस कर रहे थे कि सरकार द्वारा बैंकों के ऋण की जमानत इस वित्तीय संकट का जिम्मेदार है, आदि के बारे में बात की। वे यथार्थवादी होने के लिए सावधान थे, लेकिन आशा भी याद दिलाते थे। अपने सुनने वाले को एक राष्ट्र के रूप में हमारे लचीलेपन, बुरे समय के बाद हमारे फिर से जुड़ने की योग्यता की भी याद दिला दी। मैंने अपनी बालकनी से देखा कि कांग्रेस के रिपब्लिकन सदस्य ज्यादा समय अपनी जगहों पर ही बैठे रहे। वे गुस्से में और हट्टी मुद्रा में ही दिखाई दे रहे थे। उनकी बाहें बंधी हुई थी और उनके तेवर दृढ़ थे। वे उन बच्चों की तरह दिखाई दे रहे थे जिनकी जिद पूरी नहीं हो सकती है। मैंने महसूस किया था कि बाराक द्वारा किए गए हर काम के लिए वे लड़ते थे, वह चाहे देश के हित में हो या नहीं। यह बिल्कुल ऐसा था जैसे वे भूल गए हो कि हमें इस झमेले में लाकर खड़ा करने वाला हमारा राष्ट्रपति रिपब्लिक पार्टी का ही था। ऐसा लगता था कि किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा वे चाहते थे कि बाराक असफल हो जाए। मैं यह कबूल करती हूँ कि उस समय एक दृश्य को देखने के बाद मुझे शक हो गया कि आगे जाने का कोई रास्ता है। जब मैं छोटी बच्ची थी तब मेरे पास मेरे आगे के बेहतर जीवन के लिए मेरे दिमाग में अस्पष्ट विचार थे। मैं गौर बहनों के घर खेलने जाती थी। उनका घर देखकर मुझे ईर्ष्या होती थी, यह देखकर उनके परिवार में अपना खुद का घर है। मैं सोचती थी कि अगर मेरा परिवार एक अच्छी गाड़ी ही खरीद सकता तो यह बहुत बड़ी बात होगी। बिना चाहे भी मेरा ध्यान उन बातों पर चला जाता था कि मेरे दोस्तों के पास मुझसे ज्यादा संख्या में हाथ में पहनने वाली चूड़ियां या बारबी की गुड़िया थी, या किसी ने अपने कपड़े मॉल से खरीदे थे, न कि अपनी माँ द्वारा घर में ही तितलियों को छाप बनाकर सिलने वाले कपड़े पहनते। एक बच्चे के रूप में आप हर चीज की कीमत और आकार को समझने से बहुत पहले ही उसे मापना सीख जाते हैं। अंत में अगर आप भाग्यशाली होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आप सब कुछ गलत ही माप रहे थे। अब हम व्हाइट हाउस में रहते थे। बहुत धीरे धीरे अब सब कुछ यहाँ परिचित लगने लगा था। इसलिए नहीं कि मुझे इस जगह की विशालता या यहाँ की जीवन शैली की समृद्धि की आदत हो गई थी, बल्कि इसलिए कि वह जगह ऐसी थी जहाँ मेरा परिवार सोता था, खाता था, हंसता था और रहता था। बच्चों के कमरे में हमने उनकी हल्की चीजों के संग्रह को रखा था, जो बाराक अपनी आदर्शवश अपनी विभिन्न यात्राओं से लेकर आते थे। शाशा के लिए बर्फ वाले दस्ताने, मालिया के लिए कीचेन। हमने अपने घर में छोटे छोटे बदलाव करने की शुरुआत कर दी थी, जैसे पारंपरिक झूमरों के साथ आधुनिक बत्तियां लगाकर और सुगंधित मोमबत्तियों को जलाकर हमने इस जगह को घर जैसा बना दिया था। मैंने कभी भी हमारी अच्छी आदत या आराम को हमेशा के लिए नहीं माना था, लेकिन मैंने जिस चीज की सराहना करना शुरू कर दिया था वह इस जगह की मानवता थी। जहाँ तक कि मेरी माँ
जिन्होंने व्हाइट हाउस को एक औपचारिक संग्रहालय कहा था। जल्द ही समझ गई थी कि यहाँ बहुत कुछ है जिसके बारे में जानना बचा हुआ है। यह जगह लोगों से भरा हुआ और हमेशा ही अलग नहीं था। बहुत सारे बैरों ने व्हाइट हाउस में सालों तक काम किया था, या आने वाले सभी परिवार को सुविधा देने के लिए। उनका वह शांत सम्मान मुझे मेरे चाचा टेरी की याद दिलाता था, जो मेरे बचपन में यूक्लिड के निचले तल में रहते थे और टोपी और बड़े सस्पेंडर वाले जूते पहनकर हमारे बगीचे की घास काटने का काम करते थे। मैंने पूरी कोशिश की थी कि वे कर्मचारियों के साथ हमेशा संवाद सम्माननीय और सकारात्मक हो। मैं यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि उन्हें कभी भी अदृश्य का बोध न हो। अगर वे मेरे राजनीति की बात करते, अगर उनकी जगह निजी निष्ठा किसी भी एक या दूसरे दल के प्रति होती, तो वे इसे अपने तक ही सीमित रखते थे। वे हमारे निजता के सम्मान के प्रति सावधान थे, लेकिन वे हमेशा स्वागत और आदेश लेने के लिए भी तैयार थे, और धीरे धीरे हमारे बीच नजदीकी आ गई। उन्हें सहज ही यह समझ में आ गया था कि अब मुझे अकेले छोड़ने की जरूरत, या कब मैं भद्र जिद की थोड़ी ज्यादा देर तक बर्दाश्त कर सकती हूँ। अक्सर रसोई में वे अपने पसंदीदा खेल और उनके टीम के बारे में बकवास बातें करते थे। जब मैं सुबह अखबार की खबरें देख रही होती, वे वहाँ कर्मचारियों के सबसे ताज़ी खबरों में से कुछ अवगत करवाते या अपने पोते पोती के कारनामे सुनाते। अगर टीवी पर किसी कॉलेज के बास्केटबॉल का खेल आ रहा होता, तो बराक वहाँ कुछ देर तक आकर बैठते और उनके साथ खेल देखते थे। साशा और मालिया स्कूल से लौटने के बाद पॉपकॉर्न और स्मूदी पीने और रसोई के खुशनुमा माहौल का मजा उठाने आ जाती थी। कई कर्मचारी ने मेरी माँ का विशेष ध्यान दिया। सौर मंडल वाले उस कमरे में उनके साथ वहाँ बैठना उनका काम था। मुझे व्हाइट हाउस के उन सभी फोन करने वाले लोगों की आवाज पहचानने में कुछ समय लगा था, जो मुझे सुबह उठाने के लिए फोन करते थे या ईस्ट विंग में नीचे के दफ्तर में किसी से बात करने के लिए मुझे संपर्क करते थे। लेकिन बहुत जल्दी ही वे भी परिचित हो गए, उनसे भी दोस्ती हो गई थी। हर मौसम के बारे में बात करते, या मैं उनसे मजाक में कहती थी कि किसी भी आधिकारिक आयोजन वाले दिन अपने बाल संवारने के लिए किस तरह मुझे बारात से 2 घंटे पहले जगना पड़ता था। ये संवाद बहुत तेजी से होते थे, लेकिन दूसरे रूप में इन संवादों ने हमारे जीवन को थोड़ा और अधिक सामान्य बना दिया था। सबसे अनुभवी बैरों में से एक सफेद बालों वाला अफ्रीकी अमेरिकी आदमी, जिसका नाम जेम्स रामसे था, उसने क्वार्टर के प्रशासन के समय में भी वहाँ काम किया था। अक्सर ही वह जेट पत्रिका का सबसे नया अंक मेरे हाथों में मुस्कुराते हुए बड़े गर्व के साथ पकड़ाता और कहता, मैंने आपको पकड़ लिया श्रीमती ओबामा। मैं यह सोचते हुए टहल रही थी कि हमारा नया घर बहुत ही बड़ा और विशाल है और सबसे ऊंचा भी। लेकिन तभी मैं अप्रैल में इंग्लैंड गई और महारानी से मिली। चुनाव के बाद की यह पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा थी जिसमें बराक और मैं साथ गए थे। एयरफोर्स 1 से हम लंदन गए ताकि वहां G20 की बैठक में शामिल हो सके, जो उन नेताओं से बना था जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते थे। इस बैठक के लिए यह महत्वपूर्ण पल था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के आर्थिक संकट ने पूरी दुनिया में एक विनाशकारी लहर को पैदा कर दिया था और दुनिया के वित्तीय बाजार को घुमावदार चक्कर में लाकर छोड़ दिया था। G20 सम्मेलन विश्व के मंच पर राष्ट्रीय के रूप में बराक की शुरुआत के लिए चिन्हित किया गया था, और जैसा कि दफ्तर के शुरू के कुछ महीनों में उन्होंने वहां की समस्या को अक्सर ही सुलझाना पड़ता था, जहां दुनिया के दूसरे नेता का निशाना को अवशोषित करना पड़ रहा था, जो ये सोचते थे कि संयुक्त राष्ट्र ने निर्दयी बैंकरों को नियंत्रित करने और इस आपदा को रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर खो दिया था, जिससे हम सब आज जूझ रहे हैं। अब मैं और अधिक आश्वस्त होने लगी थी। साशा और मालिया अब अपने स्कूल की दिनचर्या में अच्छे से ढल गए थे। मैं अपनी माँ होने की जिम्मेदारी को उन दिनों के लिए छोड़ दिया जब मैं विदेश में थी। मैं यह जानती थी कि मेरे द्वारा बनाए गए योजना के नियमों को तुरंत तोड़ देगी, जिसके अनुसार जल्दी सोना और रात के खाने में परोसी गई सारी सब्जियों को खाना शामिल था। मेरी माँ नानी बनने से बहुत खुश थी, उस समय सबसे ज्यादा जब वह मेरी सभी प्रकार की कठोरताओं को हटाकर अपने हल्की और आरामदायक तरीके से काम करने का मौका मिलता था।
जो स्पष्ट रूप से उसकी देखभाल में मेरे और क्रैग के बचपन के दौरान और अधिक ढीला था। लड़कियां दादी के साथ रहने के लिए हमेशा रोमांचित रहती थी। गॉर्डन ब्राउन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें शहर के सम्मेलन केंद्र में होने वाले पूरे दिन की आर्थिक बैठक शामिल थी। लेकिन जैसा कि अवसर मिलता, जब दुनिया भर के नेता लंदन में किसी आधिकारिक आयोजन के शामिल होते थे, तब महारानी भी बकिंघम पैलेस के सभी औपचारिक नमस्कार करना चाहती थी। अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के नजदीकी संबंधों के कारण, और मुझे लगता है हम वहाँ नए थे, इसलिए भी मुझे वहाँ बड़े आयोजन के पहले निजी दर्शकों से मिलने के लिए महारानी के साथ जल्दी आने के लिए आमंत्रित किया गया था। कहने की जरूरत नहीं थी कि मेरे पास राज परिवार से मिलने के लिए किसी तरह का अनुभव नहीं था। मुझे बस इतना समझाया गया था कि मैं झुककर सलाम कर सकती हूँ या महारानी से हाथ मिला सकती थी। मैं जानती थी कि हम उन्हें महारानी कहकर बुलाना था, और वहीं उनके पति फिलिप ड्यूक और एडिनबर्ग को महाराजा कहा जाता था। उसके अलावा मैं नहीं जानती थी कि किस चीज की उम्मीद की जाए। जैसे ही महारानी मोटर कैट के बड़े से लोहे के गेट से गुजरकर महल की तरफ बढ़ी, वहाँ चार दीवारी पर सैकड़ों लोग चिपके हुए थे। सुरक्षा दलों का एक समूह था और एक राजसी हॉर्न बजने लगा। ये सभी अंदर के मेहराब के आंतरिक आंगन तक फैले हुए थे, जहां उस समय के आधिकारिक स्वामी हमारे अभिवादन के लिए बाहर इंतजार कर रहे थे। ऐसा दिखाई दिया कि बकिंघम पैलेस बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। इसमें 775 कमरे, और यह व्हाइट हाउस से 15 गुना बड़ा था। आने वाले सालों में बराक और मैं बहुत ही किस्मत वाले होंगे जो वहां आमंत्रित मेहमानों की तरह कई बार आपस में आ जाएंगे। हमारी बाद की यात्रा के दौरान हम महल के सबसे निचले वाले तल में वैभवशाली बेडरूम स्वीट में रुके थे, जहां हमारी देखभाल एक खास किस्म के पोशाक पहने हुए आदमी और इंतजार करती खड़ी औरतें कर रही थी। हमने बॉलरूम में औपचारिक दावत में हिस्सा लिया और सोने की परत चढ़े कांटे और चम्मच से खाना खाया। जब हमें महल दिखाया जा रहा था, उस दौरान एक समय हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताया जा रहा था। यह हमारा ब्लू रूम है, हमारे गाइड ने एक विशाल कमरे की तरफ इशारा करते हुए बताया, जिसका आकार हमारे घर के ब्लू रूम से 5 गुना बड़ा था। महारानी का मुख्य द्वारपाल एक दिन मुझे, मेरी माँ को और बच्चियों को महल के रोज गार्डन में लेकर गया, जिन्होंने हजारों बिना किसी दाग के खिले हुए फूल, जो लगभग 1 एकड़ जमीन में फैला हुआ था। हमने भी अपने ओवल ऑफिस के सामने गुलाब की कुछ झाड़ियों को बड़े गर्व के साथ रखा था। वे अचानक ही कम प्रभावशाली लगने लगे थे। मैंने महसूस किया था कि बकिंघम पैलेस बहुत ही लुभावना और समझ के बाहर की जगह है। हमारी पहली यात्रा में हमें महारानी के निजी अपार्टमेंट में ले जाया गया और बैठने के उस कमरे में पहुंचा दिया गया जहां वह और राजकुमार फिलिप हमारे आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 82 साल की थी, कमजोर और आकर्षक, एक नाजुक मुस्कुराहट के साथ, और उनके सफेद घुंघराले बाल शान से उनके माथे के बगल पर लटक रहे थे। उन्होंने हल्की गुलाबी रंग का ड्रेस पहना था, मोतियों की एक माला और अपनी बाह में एक काले रंग का पर्स दबा रखा था। हमसे हाथ मिलाया और फोटो खिंचाने की मुद्रा में खड़े हो गए। महारानी ने बड़ी नम्रता से हमारे जेटलैग के बारे में पूछा और हमें बैठने के लिए आमंत्रित किया। मुझे ठीक से याद नहीं कि उसके बाद हमने क्या बातें की। थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था के बारे में और इंग्लैंड के राजकीय मामलों के बारे में और बराक द्वारा की गई सभी सभाओं के बारे में। एक अजीब सी बात होती है जो किसी भी औपचारिक रूप से की गई बैठकों में आ जाती है, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि यह एक ऐसी चीज है जिस पर आपको सचेत होकर अपना काम करने की आवश्यकता होती है। महारानी के साथ बैठकर मुझे लगातार दिमाग की सोच के बाहर आने की कोशिश करनी पड़ रही थी। उस जगह की भव्यता की प्रक्रिया के बारे में सोचना बंद करना और एक तरह का आघात जो मुझे अच्छाई की तरफ ईमानदार मूर्ति के आमने सामने बैठने से महसूस हो रहा था। मैंने महारानी का चेहरा पहले भी दर्जनों बार देखा था, इतिहास की किताबों में, टेलीविजन पर, नोटों पर, लेकिन यहाँ वह साक्षात थी, मेरी तरह ध्यान से देखते हुए और सवाल पूछते हुए। वह ऊर्जा से भरी हुई और सुंदर थी,
और मैं भी उसी तरह होने की कोशिश कर रही थी। महारानी एक जीवित प्रतीक थी और बहुत तजुर्बेदार भी, लेकिन वह भी उतनी ही इंसान थी जितना हम सब हैं। वह मुझे तुरंत पसंद आ गई थी। बाद में उस दिन दोपहर में बराक और मैं महल के रिसेप्शन के पास टहल रहे थे और अन्य G20 के नेता उनके पति पत्नियों के साथ चौपेस खा रहे थे। मैंने जर्मनी की एंजेला मर्कल और फ्रांस के निकोलस सार्कोजी से बातचीत की। मैं सऊदी अरब के राजा, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, जापान और इथियोपिया के प्रधानमंत्रियों से मिली। मैंने यह याद रखने की कोशिश की कि कौन किस देश से आया है और कौन किसकी पति या पत्नी है। कुछ गलत हो जाने के डर से मैं सावधानी बरत रही थी कि ज्यादा न बोलूं। कुल मिलाकर यह सब बहुत गौरवपूर्ण था। एक दोस्ताना तालमेल और एक आदित के राज्यों के प्रधान भी अपने बच्चों के बारे में बातें करने और ब्रिटेन के मौसम के बारे में मजाक करने में सक्षम है। पार्टी के खत्म होने के दौरान किसी पल मैंने अपना सिर घुमाया और देखा कि महारानी एलिजाबेथ जैसे कूहनी के पास खड़ी थी। उस भीड़ वाले कमरे में हम दोनों अचानक एक साथ अकेले थे। उन्होंने मौलिक सफेद रंग के दस्ताने पहने हुए थे और अब उतनी ही ताजगी भरी दिखाई दे रही थी जितनी वह घंटों पहले थी जब हम पहले उनसे मिले थे। वह मुझे देखकर मुस्कुराई। आप बहुत लंबी हैं, उन्होंने टिप्पणी की और अपने सिर को ऊपर उठाया। जी, मैंने कहा थोड़ा मुस्कुराते हुए। इन जूतों की वजह से मैं कुछ इंच लंबी हो गई हूँ, लेकिन हाँ, मैं लंबी हूँ। और महारानी फिर से नीचे झुककर मेरे काले रंग के जिमी चूस के जूते के जोड़े को देखने लगी जो मैंने पहना हुआ था। उन्होंने अपना सिर हिलाया। ये जूते अप्रिय है ना? उन्होंने कहा। उन्होंने निराशा से अपने काले रंग के जूतों को देखा। तब मैंने महारानी के सामने कबूल किया कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा था। उन्होंने भी कबूल किया कि उनके पैरों में भी दर्द हो रहा था। उसके बाद हमने एक दूसरे की तरफ देखा और एक जैसा भाव बनाया, जैसे दुनिया भर के नेताओं के साथ खड़े होने का यह आयोजन कब समाप्त होगा। और उसके बाद वह एक आकर्षक हंसी के साथ खुलकर हंसने लगी, इस बात को भूलकर कि अपने माथे पर हीरो का ताज पहनती। और मैं राष्ट्रपति के विमान में बैठकर लंदन आ गई। हम दोनों बस दो औरतें थी जो अपने जूते से प्रताड़ित थी। तब मैंने वह किया जब मैं किसी नए इंसान से जुड़ाव को महसूस में करने की अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए सहज होकर करती हूँ। मैंने अपना एक हाथ बड़े ही अपनेपन से उनके कंधे पर रख दिया। मैं उस पल उसे नहीं समझ पाई थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया था जिसे एक पाप का या घोर अपराध के रूप में देखा जाएगा। मैंने इंग्लैंड की राजकुमारी को छू लिया था और मैं तुरंत जान गई थी कि यह कुछ ऐसा था जो मुझे नहीं करना चाहिए था। रिसेप्शन पर हमारी यह मुलाकात कैमरे में कैद हो रही थी और आने वाले दिनों में यह पूरी दुनिया में मीडिया के सामने आने वाली थी। प्रोटोकॉल से छेड़छाड़। मिशेल ओबामा ने महारानी को गले लगाने की हिम्मत की। इसके अभियानों के दौरान अटकलबाजियां सामने आ जाएगी और सामान्यतः मैं गंवार हूँ या प्रथम महिला के लिए मेरे अंदर वह मानक निष्ठा नहीं है और मुझे चिंता होने लगी। संभवतः मैं बराक की विदेशी कोशिश को प्रभावित कर दूंगी, लेकिन मैंने कोशिश की कि आलोचनाएं मुझे परेशान न करें। अगर बलिंगम पैलेस में मैंने कुछ उचित नहीं किया था तो कम से कम मैंने कुछ मानवीय किया था। मैं ठिठाई से कहती हूँ, महारानी को भी इससे समस्या नहीं थी, क्योंकि जब मैंने उन्हें छुआ था तो वो मेरे और भी नजदीक आ गई थी और दस्ताने पहने अपने हाथों को मेरी पीठ पर रख दिया था। अगले दिन जब बराक अर्थव्यवस्था पर होने वाली बैठकों में मैराथन सत्र के लिए चले गए, तब मैं लड़कियों के स्कूल देखने गई। यह इंजॉन्टन के इलाके में सरकारी खर्चे पर शहर के अंदर का एक माध्यमिक स्कूल था और यह काउंसलिंग स्टेट इंग्लैंड के सार्वजनिक आवास योजना के लिए प्रयुक्त शब्द से बहुत दूर नहीं था। उस विद्यालय के 900 छात्रों में से 90% से ज्यादा छात्र अश्वेत थे या फिर जातीय अल्पसंख्यक वर्ग के थे। उनका 5वां हिस्सा अप्रवासियों या शरणार्थियों के बच्चों का था। मेरा ध्यान इस ओर इसलिए गया क्योंकि वह विविधताओं और सीमित साधनों वाला विद्यालय था और फिर भी यह शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रहा था। मैं यह भी सुनिश्चित करना चाहती थी कि जब मैं प्रथम महिला के रूप में नई जगह पर गई तो मैं वास्तव में ऐसी जगहों पर गई
मतलब मुझे सच में उन लोगों से मिलने का मौका मिला जो वहाँ वास्तव में रहते थे, ना कि सिर्फ उन लोगों से मिलने का जिन्होंने उन पर शासन किया था। विदेश जाने पर मेरे पास ऐसे अवसर थे जो बराक के पास नहीं थे। मैं मंच प्रतिबद्ध बहुस्तरीय बैठकों से निकल सकती थी और नेताओं के साथ बैठ सकती थी और उन संजीदा यात्राओं के दौरान कुछ ऊर्जा पूर्ण करने के तरीके खोज सकती थी। मैंने इस हर विदेश यात्रा में अपने लक्ष्य को बनाया, जिसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई। मैं पूरी तरह इसके लिए तैयार नहीं थी, इसे महसूस करने के लिए कि जब मैं एलिजाबेथ गैरेट एंडरसन स्कूल के अंदर गई और मुझे एक सभागार में ले जाया गया, जहाँ लगभग 200 से ज्यादा बच्चे अपने कुछ साथी दोस्तों के साथ किए जाने वाले प्रदर्शन को देखने और मैं जो बोलने वाली थी उसे सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे। इस स्कूल का नाम एक अग्रणी डॉक्टर के नाम पर रखा गया था, जो इंग्लैंड की पहली चुनी हुई महिला मेयर थी। इसकी इमारत कुछ विशेष नहीं थी, एक बिना किसी परिचय वाली सड़क पर उभरी हुई ईंटों से बनी एक इमारत थी। लेकिन जैसे ही मैं एक मुड़ने वाली चेयर पर बैठी, जो कि मंच पर था, और वहाँ होने वाले प्रदर्शन को देखने लगी, जिसमें शेक्सपियर के नाटक का एक दृश्य, एक आधुनिक दृश्य और एक व्हिटनी ह्यूस्टन गाने के अनुवाद का एक सामूहिक गीत भी था। इन सबको देखते हुए मेरे भीतर कुछ होने लगा। मुझे लगभग ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अपने अतीत में पहुंच गई हूँ। उस कमरे में आपको बस उन चेहरों को देखना था जो ये मालूम करना चाहते थे कि उनके गुणों के बावजूद उन लड़कियों को अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत थी। जहाँ हिजाब पहनी हुई लड़कियां थी, ऐसी लड़कियां जिनके लिए अंग्रेजी उनकी दूसरी भाषा थी, ऐसी लड़कियां जिनके त्वचा के रंगों में अश्वेत के सभी प्रकार शामिल थे। मैं जानती थी कि उन्होंने उन रूढ़िवादियों को दबा दिया था जो उनके ऊपर थोपा हुआ था। इस पूरी यात्रा के दौरान उन्हें परिभाषित किया बिना उन्हें यह मौका दिए गए कि वे खुद को परिभाषित कर सके। उन्हें उस अदृश्य से लड़ना होगा जो गरीब, लड़की और अश्वेत होने की वजह से उनके जीवन में है। उन्हें अपनी आवाज को पहचानने और पिछड़े से बचने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, तब वे अपने को नीचा होने से बचा सके। उन्हें बस सीखने के लिए काम करना होगा। लेकिन उनके चेहरे पर उम्मीद थी, और अब मेरे चेहरे पर भी। मेरे लिए यह सब अजीब था, किसी रहस्य के खुलने जैसा। वे मेरी जैसी थी, जैसा कि मैं भी कभी उनके जैसी थी, और मैं उनकी जगह पर थी और वे भी हो सकती थी। मुझे उस विद्यालय में जो ऊर्जा मिली, उसका परेशानी से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं था। यह 900 लड़कियों के प्रयास की शक्ति थी। जब प्रदर्शन खत्म हो गया और मैं मंच पर बोलने के लिए गई, मैंने बहुत मुश्किल से अपनी भावनाओं को संभाला। मैंने अपने तैयार किए गए नोट की तरफ देखा, लेकिन अचानक ही मेरी रुचि उसमें खत्म हो गई। लड़कियों की तरफ देखते हुए बस मैंने बोलना शुरू कर दिया। उन्हें यह बताने लगी कि हालांकि मैं बहुत दूर से आई हूँ और संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला की उपाधि अपने साथ लेकर आई हूँ, लेकिन मैं उनके जैसी ही हूँ। यह कि मैं भी श्रमिक पड़ोसी वर्ग के क्षेत्र से हूँ और मेरा लालन पोषण भी एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ सीमित संसाधन था और अच्छे लोग थे। और यह बताया कि मैंने महसूस किया था कि स्कूल वही जगह है जहां मैं स्वयं को परिभाषित करने की कोशिश शुरू कर सकती हूँ। यह कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसके लिए काम किया जाना चाहिए। यह उनके बाहर की दुनिया के ऊपर उठने में मदद करेगा। इस समय ताकि प्रथम महिला बने हुए मुझे सिर्फ 2 महीने हुए थे। दूसरे क्षणों में मैं जीवन की इस तेज गति, अनुचित तड़क भड़क, अपने बच्चों की चिंता और अपने उद्देश्यों की अनिश्चितता के कारण अभिभूत महसूस कर रही थी। सार्वजनिक जीवन के कई हिस्से होते हैं। देश में बोलते चलते प्रतीक के रूप में किसी का अपना निजी जीवन न्यौछावर करना पड़ता है और इसकी संरचना विशेष रूप से अपनी पहचान को अलग करने के लिए की जाती है। लेकिन अंततः उन लड़कियों से बात करते हुए मुझे बहुत कुछ अलग और पवित्र सा महसूस हुआ। इस नई भूमिका के साथ मेरा पुराना अस्तित्व का एकांकीकरण। क्या आप इसके योग्य हैं? हाँ, आप हैं। आप सभी। मैंने एलिजाबेथ गैरेट एंडरसन स्कूल के छात्रों को बताया कि उन्होंने मेरे दिल को छू लिया है। मैंने उन्हें यह कहा कि वे सभी अनमोल हैं, क्योंकि वे वास्तव में थे। और जब मेरी बात पूरी हुई तब मैंने वही किया जो स्वाभाविक था।
मैंने लगभग वहाँ की हर लड़की को गले लगाया जिन तक मैं पहुँच सकती थी। वहाँ हमारे घर वॉशिंगटन में बसंत आ चुका था। हर दिन सूरज जल्दी निकल जाता और ज्यादा देर तक रहता। मैंने देखा कि साउथ लॉन की ढलान धीरे धीरे सघन और चमकदार हरे रंग में बदल गई थी। अपने घर की खिड़कियों में लाल रंग के ट्यूलिप और हल्के बैंगनी रंग के अंगूरी बेलों को देख सकती थी, जिन्होंने पहाड़ की नींव के सोतों को घेरा हुआ था। मैंने और मेरे कर्मचारियों ने साथ मिलकर मेरे बाग के विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए 2 महीने लगातार काम किया था, जो कि आसान नहीं था। किसी एक चीज के लिए हमें राष्ट्रीय बाग सेवा और व्हाइट हाउस के बाग की टीम को सहमत करना पड़ा था कि हम दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित बगीचे के किसी एक हिस्से में फेरबदल करें। शुरुआत में सभी सुझावों को प्रतिरोध से गुजरना पड़ा था। एलेनोर रूजवेल्ट की निगरानी में व्हाइट हाउस के विक्ट्री गार्डन में बने कई दशक हो चुके थे और इस बदलाव में किसी की भी रुचि नहीं थी। वे सोचते हैं कि हम पागल हैं, एक दिन सैमकस ने मुझसे कहा। हालांकि अंत में हमने अपना रास्ता ढूंढ लिया। हमें पहले सबसे टेनिस कोर्ट के पीछे जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा आवंटित किया गया, जो कि मशीन रखने के बगल की जगह में था। इस काम का श्रेय सैम को मिलता है। उसने एक अच्छी जमीन के लिए लड़ाई लड़ी। अंत में हमें साउथ लॉन में सूर्य की रोशनी पड़ने वाली एल आकार वाली एक जगह मिल गई, जो कि ओवल ऑफिस से बहुत दूरी पर नहीं था, और वहाँ हमने बच्चों के हाल ही में झूले लगाए थे। हमने सुरक्षा विभाग से इस बात की पुष्टि कर ली थी कि हमारी जुताई के बगीचों का कोई भी सेंसर या दृश्य भागित नहीं होगा, जिसकी जरूरत उस मैदान की सुरक्षा के लिए है। हमने मिट्टी के पोषक तत्व और उसकी हानिकारक पदार्थ जैसे शीशे या पारा की अनुपस्थिति के लिए जांच करवाए, और अब हम अपने काम के लिए तैयार थे। मैंने यूरोप से लौटने के कई दिन बाद मैंने बेक्रॉफ्ट एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों की ही मेजबानी की, जो शहर के उत्तर पश्चिम के एक द्विभाषीय स्कूल था। कई सप्ताह पहले हमने मिट्टी तैयार करने के लिए फावड़े और कुदाल का इस्तेमाल किया था, और अब वही बच्चे पौधे लगाने में मेरी मदद करने वाले थे। हमारे जमीन का वह टुकड़ा स्ट्रीट के दक्षिणी दीवार से बहुत दूर नहीं था। यहाँ पर्यटक अक्सर खड़े होकर व्हाइट हाउस को देखते हैं। मैं खुश थी कि यह अब उनके दृश्य का हिस्सा होगा, या कम से कम किसी मोड़ पर जाकर मैंने खुशी होने की आशा कर रही थी, क्योंकि बगीचे के संदर्भ में आप कभी नहीं जान सकते कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। वास्तव में मैं कुछ पैदा होगा या नहीं। हमने पेड़ लगाने वाले दिन मीडिया को आमंत्रित किया था। हमने व्हाइट हाउस के सभी मुख्य रसोइयों के साथ बराक के कृषि विभाग के सचिव टॉम विल्सकक को भी हमारी मदद के लिए आमंत्रित किया था। हम जो भी कर रहे थे उसे देखने के लिए हमने सब लोगों को बुलाया, और अब हमें परिणाम का इंतजार करना था। ईमानदारी से कहूँ, मैंने सुबह में सभी के आने से पहले सैम से कहा था, यह बढ़िया काम है। उस दिन मैंने 5वीं कक्षा के बच्चों के साथ घुटने टेक कर काम किए, क्योंकि हम बहुत सावधानी से जमीन में बीज गाड़ रहे थे और मिट्टी को वापस उसकी जगह थप-थप करके उसे समतल बना रहे थे। यूरोप में रहने वाले और वहाँ की प्रेस में मेरे सभी कपड़ों की चीड़-फाड़ करने के बाद मैं अपने अनौपचारिक पैंट और हल्के जैकेट पहनकर हल्का महसूस कर रही थी। बच्चों ने मुझे सवाल किया, कुछ सब्जियों के बारे में और कुछ उनके काम के बारे में जो उन्हें करना था, लेकिन उसके अलावा एक ऐसा सवाल भी जैसे राष्ट्रपति कहाँ है और वह हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे। हालांकि इन सब में बहुत कम समय लगा। इससे पहले कि वे सभी मेरी बातें सुनना बंद कर दें, उनका मुख्य ध्यान उनके अपने दोस्तों और मिट्टी के कीड़ों पर हो गया था। मुझे बच्चों के साथ रहना पसंद था। यह व्हाइट हाउस में मेरे पूरे जीवन के दौरान मेरे साथ रहा था। मेरी आत्मा के लिए मरहम था। प्रथम महिला के क्षणिक मुक्ति के लिए मेरा तरीका, लगातार मुझे आका जाने के बारे में मेरा आत्मचिंतन। बच्चों ने फिर से मुझे मेरे जैसा महसूस करवाया था। उनके लिए मैं किसी तरह का तमाशा नहीं थी, मैं बस एक लंबी और अच्छी औरत थी। सुबह में हमने लेट्यूस, पालक, सौंफ और ब्रोकली लगाया। हमने गाजर और हरे प्याज और छिलके वाले टमाटर लगाए। हमने बेर की झाड़ियाँ और जड़ी बूटियाँ भी लगाई। इन सब से क्या आएगा मैं नहीं जानती थी, उसी तरह जिस तरह मैं यह नहीं जानती थी कि व्हाइट हाउस में आने से हमारा जीवन क्या होगा। न ही यह जानती थी कि देश के आगे क्या होगा या इन बच्चों का क्या होगा जिनसे आज मैं घिरी हुई हूँ। उस समय
हम बस यही कर सकते थे कि अपनी सारी उम्मीदों को कोशिश में बदलकर सूरज, बारिश और समय पर भरोसा करके इस मिट्टी को चीरते हुए कोई अच्छी सी चीज बाहर आ जाएगी।